फ्रेंड्स, मैं नीता भास्कर आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूं। और एनसीईआरटी की जो हमारी सीरीज चल रही थी उसमें हमने 7 चैप्टर कंप्लीट करा लिए थे और आज हम पढ़ेंगे विषय 8 किसान, जमींदार और राज। ठीक है, तो इसलिए शुरू करते हैं। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करिएगा। यहाँ से हम किसान, जमींदार और राज, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य, लगभग 16वीं और 17वीं शताब्दी। ठीक है, चलिए ग्रामीण दृश्य का एक चित्र देखिए, कितना सुंदर चित्र बना हुआ है। 17वीं शताब्दी के एक मुगल चित्र का ब्यौरा है। 16वीं 17वीं सदी के दौरान हिंदुस्तान में करीब करीब 85% लोग गांव में रहते थे। ठीक है, पहले गांव में ज्यादा लोग रहते थे। छोटे खेती घर, ठीक है, जो जिनके पास थोड़ा कम खेत होता था उसे छोटे खेतीहर कहते थे। भूमिहर, संभ्रांत, ठीक है, जो अमीर लोग होते थे उन्हें संभ्रांत कहा जाता था। दोनों ही कृषि उत्पादन से जुड़े थे, यानी छोटे किसान भी होते थे, भूमिहर भी होते थे, और जो अमीर वर्ग होता था वो भी सब कृषि उत्पादन से जुड़े हुए थे। हमारा देश शुरू से ही देखे कृषि प्रधान देश रहा है। दोनों ही फसल के हिस्सों के दावेदार थे और इससे उनके बीच सहयोग, प्रतियोगिता और संघर्ष के रिश्ते बने। ठीक है, सहयोग भी करते थे एक दूसरे का, और एक दूसरे की प्रतियोगिता भी, होड़ भी होती थी, और संघर्ष भी आपस में होता था। खेती से जुड़े इन तमाम रिश्तों के ताने बाने से गांव का समाज बनता था। ठीक है, इन्हीं सब चीजों से क्या बनता था, जो गांव में समाज होता था, गांव के लोग होते थे, इन्हीं सब चीजों से उनका ताना बाना जोड़कर समाज बनता था। इसी समय कई बाहरी ताकतें भी ग्रामीण दुनिया में दाखिल हुई। ठीक है, इसी समय बाहर से जो लोग आए, यहाँ पर शासन किया, वो लोग भी इन ग्रामीण दुनिया में दाखिल हुए। और इनमें सबसे महत्वपूर्ण क्या था, मुगल राज्य, क्योंकि इन्होंने बहुत लंबा शासन किया और यहीं बस गए। तो इनका जो महत्वपूर्ण मुगल राज था, जो अपनी आमदनी का बहुत बड़ा हिस्सा कृषि उत्पादन से उगाता था, यानी कृषि उत्पादन से कर लेते थे ये। और उसी का बहुत बड़ा हिस्सा, क्योंकि देखिए ग्रामीण एरिया था अधिक, और कृषि होती थी, खेती होती थी, मेन वही था सबका, खेती का ज्यादातर 85% लोग करते थे, आपने देखा। तो ये क्या करते थे, उन्हीं से अपना हिस्सा लेते थे, बहुत बड़ी आमदनी आमदनी का। ठीक है, राज्य के नुमाइंदे जो होते थे, राजस्व निर्धारित करने के लिए, राजस्व वसूली करने वाले, हिसाब किताब जो रखते थे, ग्रामीण समाज पर काबू रखने की कोशिश करते थे, क्योंकि उनके लिए फिर आदमी उन्हें ग्रामीण जो समाज होता था, खेती करने वाले लोग होते थे, उनको काबू में करने के लिए, उन पर जो है बंदिश लगाने के लिए, और उनको सब कुछ सही से करवर देते रहे, इस तरीके की वजह से, इस कामों की वजह से उन पे काबू रखने की कोशिश ग्रामीण समाज पर करते थे। ठीक है, वे तसल्ली करना चाहते थे कि खेतों की जुताई हो और राज्य को उपज से अपने हिस्से का कर समय पर मिल जाए। ठीक है, वो चाहते थे कि लोग खेती करें और अधिक से अधिक हिस्सा, जो उनका उपज का हिस्सा होता है, वो उनको समय से दे दिया जाए। चूंकि कई फसल बिक्री के लिए उगाई जाती थी, कुछ फसलें थी जो बिक्री के लिए, बेचने के लिए उगाई जाती थी, इसलिए व्यापार भी होता था, मुद्रा और बाजार भी गांव में घुस आए, क्योंकि वो बेचते थे, व्यापार करते थे, तो बाजार भी गांव तक पहुंच गए, और इससे खेती करने जो वाले इलाके थे वो शहरों से जुड़ गए। ठीक है, नेक्स्ट है किसान और कृषि उत्पादन। खेतीहर समाज की बुनियादी इकाई क्या थी, गांव थी जिसमें किसान रहते थे। किसान साल भर अलग अलग मौसम में वे तमाम काम करते थे। ठीक है, अलग अलग मौसम यहाँ पे होता ही है, जाड़ा, गर्मी, बरसात, जिसमें फसलों की पैदावार भी उसी तरीके से होती है। जाड़े में गेहूं चना उगता है, सरसों उगता है, और उसके बाद फिर हमारा ये खरीफ की फसल होती है, जब जुलाई से सितंबर तक। तो ये सब चीजें थी। वैसे ही जमीन की जुताई, बीज बोना और फसल पकने पर उसकी कटाई करना, इसके अलावा ये उन वस्तुओं के उत्पादन में भी शरीक होते थे जो कृषि पर आधारित थी, जैसे कि शक्कर, जैसे गन्ना बोया जाता है, और सरसों का तेल आदि। ठीक है, तो ये भी चीजें होती थी, जैसे कि शक्कर जो गन्ने से बनता था, और उसी वैसे ही सरसों तेल वेल की चीजें। लेकिन सिर्फ मैदानी इलाकों में बसे किसानों को ही खेती ही ग्रामीण भारत का खासियत नहीं थी। कई ऐसे क्षेत्र भी थे, कई ऐसे एरिया थे, जैसे कि सूखी जमीन के विशाल हिस्सों में पहाड़ी वाले एरिया, वहां वैसे इलाके थे जो पहाड़ी इलाके थे, जहां उस तरह की खेती नहीं हो सकती थी, क्योंकि पहाड़ी इलाके में खेतियां इस तरीके की नहीं हो पाती हैं। और जैसी कि ज्यादा उपजाऊ जमीनों पर। ठीक है, इसके अलावा भूखंड का जो हिस्सा होता था बहुत बड़ा, वो क्या होता था, जंगलों से घिरा रहता था।
ठीक है, काफी हिस्सा। और जब हम कृषि समाज की बात करते हैं तब हमें भौगोलिक विविधताओं का ख्याल रखना पड़ता है, कहीं पहाड़ी एरिया है, कहीं मैदानी एरिया है, कहीं जमीन कैसी है, तो इन सब चीजों का भी हमें, भौगोलिक जो परिस्थितियां हैं उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। स्रोतों की तलाश, ठीक है, चूंकि किसान क्या होते थे, अपने बारे में खुद नहीं लिखा करते थे, इसलिए ग्रामीण समाज के क्रियाकलापों की जानकारी हमें उन लोगों से नहीं मिलती जो खेतों में काम करते थे, क्योंकि खेतों में जो काम करते थे वो तो पढ़े लिखे भी नहीं थे। और आज भी बहुत हिस्सा है जो ग्रामीण एरिया लोग कम पढ़े हैं, फिर भी अब तो फिर भी पढ़ लिए हैं काफी। लेकिन उस समय के आप सोचिए कि वो लोग बेचारे बिल्कुल ही पढ़े लिखे नहीं थे, तो वो क्या करते थे क्या नहीं, ये तो दूसरे लोग ही लिखते थे। तो इसलिए कहा गया है कि अपने बारे में तो खुद लिखा नहीं करते थे, लेकिन जो ग्रामीण समाज के क्रियाकलाप होते थे उसकी जानकारी हमें उन लोगों से तो मिलती नहीं है। नतीजा क्या है कि 16वीं 17वीं शताब्दी के कृषि इतिहास को समझने के लिए हमारे मुख्य स्रोत वे ऐतिहासिक ग्रंथ जो लिखे गए हैं मुगल काल में, वे दस्तावेज हैं जो मुगल दरबार की निगरानी में लिखे गए थे। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक ग्रंथों में एक था आईने अकबरी। ठीक है, अकबर के समय में आईने अकबरी, जिसे किसने लिखा था, अबुल फजल ने लिखा था। मेन पॉइंट इसे आपको बिल्कुल याद रखना है। ठीक है, अबुल फजल ने लिखा था इसे, और आईने अकबरी, ठीक है, आईने अकबरी ये लिखा था अबुल फजल ने। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। खेतों की नियमित जुताई की तसल्ली करने के लिए, राज्य के नुमाइंदों द्वारा करों की उगाही करने के लिए, ठीक है, करों की उगाही करते थे, और राज्य व ग्रामीण सत्तापोषों यानी जमींदारों के बीच के रिश्ते के विनियमन के लिए जो इंतजाम राज्य ने किए थे, नियमन के लिए, उसका लेखा जोखा भी इस ग्रंथ में बड़ी सावधानी से पेश किया गया है। ठीक है, तो उसने जो अगर अबुल फजल ने आईने अकबरी लिखी है उसमें ये सब चीजें पेश की गई हैं और काफी चीजें उसने लिखी हैं। आईने का मुख्य उद्देश्य अकबर के साम्राज्य का एक ऐसा खाका पेश करना था जहां एक मजबूत सत्ताधारी वर्ग सामाजिक मेलजोल बनाकर रखता था। ठीक है, आईने के जो आईने के लेखक के मुताबिक यानी अबुल फजल के मुताबिक मुगल राज्य के खिलाफ कोई बगावत या किसी भी किस्म की स्वायत्त सत्ता की दावेदारी का असफल होना पहले ही तय था, यानी कोई भी सत्ता के खिलाफ बगावत नहीं कर सकता था। ठीक है, दूसरे शब्दों में किसानों के बारे में जो कुछ हमें आईने से पता चलता है, आईने अकबरी से, वह सत्ता के ऊंचे गलियारों का नजरिया है। यानी जो अपने तरीके से, किसान तो लिखते नहीं थे, जो वो अपने तरीके से राजा लिखवाते थे और उनकी देखरेख में जो चीजें लिखी जाती थी, तो जाहिर है आप समझ सकते हैं कि उनकी कमियों को तो नहीं लिखा जाएगा। अगर उनके राज दरबार में रह के कोई लिख रहा है तो उनकी कमियों को नहीं लिखा जा सकता, तो वो तो उन लोगों द्वारा लिखा गया है। ठीक है, और किसान अगर लिखते तो शायद हालात कुछ और होते। तो खुशकिस्मती से आईने की जानकारी के साथ साथ, लेकिन फिर भी उनकी लिखने से कम हमें उस बारे में बहुत सारी चीजें हमें पता चलती हैं। ठीक है, उन स्रोतों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो मुगलों की जानकारी से दूर के इलाके में लिखे गए थे। ठीक है, कुछ ऐसे भी थे, वे स्रोत भी थे जो इनसे हट के भी लिखे गए थे, तो उनसे भी बहुत सारी चीजें हमें मिलती हैं। 18वीं सदियों के गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान से मिलने वाले वे दस्तावेज भी शामिल हैं, गुजरात से, महाराष्ट्र से और राजस्थान से। ठीक है, जो सरकार की आमदनी की विस्तृत जानकारी देती हैं। ठीक है, और भी दस्तावेज मिले हैं गुजरात से, महाराष्ट्र और राजस्थान से, जो कि सरकार की आमदनी का और भी जानकारियां देते हैं। इसके अलावा ईस्ट इंडिया कंपनी की बात करते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी के बहुत सारे दस्तावेज भी हैं। ठीक है, जो पूर्वी भारत में कृषि संबंधों का उपयोगी खाका पेश करते हैं। ये सभी स्रोत किसानों, जमींदारों और राज्य के बीच तने झगड़ों को दर्ज करते हैं और लगे हाथ ये स्रोत यह समझने में हमारी मदद करते हैं कि किसान राज्य को किस नजरिए से देखते थे और राज्य से उन्हें कैसे न्याय की उम्मीद थी। तो बहुत सारे दस्तावेज इस तरीके से लिखे गए हैं, और ईस्ट इंडिया कंपनी के भी बहुत सारे दस्तावेज हैं जो उस समय आए मुगलों के शासनकाल में, और उन्होंने बहुत सारी चीजें देखी हैं और उन्होंने सच सच लिखा है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने काफी सारी चीजें नजदीक से देखी और उन्होंने ये सब चीजें लिखी, तो उससे भी यह सब किसान राज्य को किस नजरिए से देखते थे, ठीक है, और ये सब चीजें भी पता चलती हैं। किसान और उनकी जमीन। मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर रैयत
या मुजरियान शब्द का इस्तेमाल करते थे। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यहीं से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए, ठीक है, भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए किस शब्द का प्रयोग करते थे? तो ये था रैयत। ठीक है, रैयत, या दूसरा क्या है, मुजरियान। ठीक है, दो वर्ड इंपॉर्टेंट। तो मुजरियान शब्द का इस्तेमाल करते थे, साथ ही हमें किसान या आसामी जैसे शब्द भी मिलते हैं। ठीक है, किसान या आसामी, आसामी का मतलब ज्यादातर ये होता है कि जो मतलब एक तरीके से मोटा आदमी या पैसे वाला अमीर आदमी, उसे कहते हैं आसामी। ठीक है, आगे चलते हैं। 17वीं सदी के स्रोत, रैयत और मुजारिम आपको ध्यान रखना है। दो किस्म के किसानों की चर्चा करते हैं। 17वीं सदी की बात करते हैं, और खुद काश्त व पाही काश्त, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, ये बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। खुद काश्त, दो किसान, किस्म के किसानों की चर्चा करते हैं। कौन से किसान है? एक तो पहला खुद काश्त, और दूसरा क्या है? पाही काश्त। पहले किस्म के किसान कौन से थे? वे उन्हीं गांव में रहते थे जिनमें उनकी जमीन थी। दूसरे कौन होते थे? अब आप एक चीज ध्यान रखिए कि जो खुद काश्त होते थे, वो किसान होते थे जिनकी जिनमें उन्हीं गांव में रहते थे वो। ठीक है, जिनमें क्या होता था, उनकी जमीन थी। जहां पे उनकी जमीन होती थी वो उसी गांव में रहते थे। उसे क्या कहते थे? उसे कहते थे खुद काश्त। ठीक है, और दूसरे वाले जो दूसरे गांव से ठेके पर खेती करने आते थे, रहते तो दूसरे गांव में थे, लेकिन क्या करते थे, दूसरे गांव से आकर ठेके पर खेती को लिया करते थे। साल भर के ठेके पे ले लिया, या किसी फसल के ठेके पे ले लिया कि इतने दिनों के लिए हमें दिया जाए, और हम उसका फिर वो ठेके पे लेके खेती करवाते थे। तो दूसरे वाले जो होते थे पाही काश्त, पाही कहा जाता था। अगर गांव से आदमी दूर रह के थोड़ा सा कुछ काम कर रहा है, तो वहां पे थोड़ा सा ठिकाना बनाता था रहने के लिए छोटा सा, तो उसे पाही बोला जाता था। तो पाही काश्त बनते थे। मसलन अगर करों की शर्तें किसी दूसरे गांव से बेहतर मिले, ठीक है, उसका मतलब जाने का मतलब ये था कि हो सकता है वो दूसरे गांव से जो कर हैं, टैक्स हैं, वो थोड़ा सा ठीक मिल जाए। मसलन अकाल या भूखमरी के बाद आर्थिक परेशानी से। चलिए, और उत्तर भारत के एक औसत किसान के पास शायद ही कभी एक जोड़ी बैल और दो हल से ज्यादा कुछ होता था। ठीक है, बहुत लाचारी की अवस्था थी कि एक जोड़ी बैल हो जाए और दो हल से ज्यादा नहीं होता था कुछ उनके पास, जो उत्तर भारत के औसत किसान थे। ठीक है, मीडियम किसान थे, जो ज्यादातर के पास इससे कम भी होते थे, ये भी नहीं होता था किसी किसी के पास। गुजरात में जिन किसानों के पास 6 एकड़ के करीब जमीन थी, वे समृद्ध माने जाते थे। ठीक है, वो अमीर माने जाते थे। और दूसरी तरफ बंगाल में एक औसत किसान की जमीन की ऊपरी सीमा 5 एकड़ थी। 10 एकड़ जमीन वाले आसामी को अमीर समझा जाता, जिसके पास 10 एकड़ जमीन है उसे क्या समझा जाता था? उसे अमीर समझा जाता था। और जो 6 एकड़ के जमीन वाले थे उन्हें समृद्ध माना जाता था। ठीक है, किसानों की जमीन उसी तरह खरीदी और बेची जाती थी जैसे कि दूसरे संपत्ति मालिकों की। ठीक है, उसी तरीके से उनकी जमीन भी खरीदी और बेची जाती थी। 19वीं सदी के दिल्ली आगरा इलाके के किसानों की मिल्कियत का यह विवरण 17वीं सदी पर भी लागू उतना ही होता है। अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं, किसान बस्तियों का बसना और उजड़ना। ठीक है, यह हिंदुस्तानी कृषि समाज की एक खासियत है कि इस खासियत ने मुगल शासक बाबर की तेज निगाहों को इतना चौंकाया कि उसने इसे अपने संस्मरण बाबरनामा में नोट किया। ठीक है, बाबरनामा में बाबर द्वारा लिखी गई है जो किताब उसने लिखी है, बाबरनामा अपनी आत्मकथा। और ये है किस भाषा में है, मैं आपको भाषा बता दूं, बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई है? ये लिखी गई है तुर्की भाषा में। ठीक है, तुर्की में लिखी गई है बाबरनामा, और बाबर ने लिखी है ये। हिंदुस्तान में बस्तियां और गांव दरअसल शहर के एक लम्हे में से ही वीरान हो जाते थे और बस भी जाते थे, यानी थोड़ी देर में बस्तियां उजड़ भी जाती थी और बस भी जाती थी। वर्षों से आबाद किसी बड़े शहर के बासिंदे उसे छोड़कर चले जाते थे, तो वे ये काम कुछ इस तरीके से करते थे, 1.5 दिनों के अंदर। ठीक है, 1.5 दिनों का मतलब समझ ही रहे हैं, 1.5 दिनों के अंदर उनका हर नामो निशान वहां से मिट जाता था। यानी आज अगर पूरा दिन ले लिया, कल का दोपहर तक का, तो 1.5 दिन हो गया। दूसरी ओर अगर वे किसी जगह बसना चाहते हैं
तो उन्हें पानी के रास्तों की खोजने की जरूरत नहीं होती, क्योंकि उनकी सारी फसलें बारिश के पानी में उगती। आज भी हमारी कृषि व्यवस्था जो है बारिश के बारिश पे ज्यादा निर्भर है। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा सिंचाई की हमारे यहाँ अभी भी सुविधाएं नहीं हो पाई हैं। तो चूंकि हिंदुस्तान की आबादी बहुत ज्यादा थी, बेशुमार थी, लोग उमड़ते चले आते हैं, एक सरोवर या कुआं बना लेते हैं, एक तालाब खोद लेते थे, कुआं खोद लेते थे, और उन्हें घर बनाने या दीवार खड़ी करने की भी जरूरत नहीं होती थी। बस घास की बहुत जो है खस की घास होती थी, और वो बहुतायत में पाई जाती है। जंगल अपार हैं, झोपड़ियां बनाई जाती थी, और एकाएक एक गांव या शहर खड़ा हो जाता था। इस तरीके से उजड़े में जाते थे और इस तरीके से अपना बसावट कर लेते थे और वहां रहने लगते थे, और इस तरीके से एक गांव बस जाता था। ठीक है, अब हम यहाँ चलते हैं। हल जोतने वाले जो खेतिहर किसान थे, हर जमीन की हदों पर मिट्टी, ईंट और कांटों से पहचान के लिए निशान लगाते हैं, और जमीन के ऐसे हजारों टुकड़े किसी भी गांव में देखे जा सकते हैं। ठीक है, कांटों और ईंटों से क्या करते थे, वो पहचान के निशान लगाते थे हदों पर। ठीक है, हदों पर यानी जो किनारा होता था उस पे, खेत का किनारा। नेक्स्ट है सिंचाई और तकनीक क्या थी। जमीन की बहुतायत, मजदूरों की मौजूदगी और किसानों की गतिशीलता की वजह से कृषि का लगातार विस्तार हुआ। चूंकि खेती का प्राथमिक उद्देश्य लोगों का पेट भरना था। ठीक है, खेती इसलिए नहीं करते थे कि वहां पे व्यापार करेंगे और कुछ और करेंगे उससे। ठीक है, खेती करने का मेन उद्देश्य था, क्या था कि खेती करके भोजन इकट्ठा करें और अनाज उत्पादन हो, उससे पेट भरे। मेन उद्देश्य क्या था किसानों का, वही था। और आज भी मैं बता दूं आपको, ऐसी बहुत किसान हैं जो सिर्फ यही इसीलिए अब खेती करते हैं कि वो पेट भर के खाना खा सकें। अभी भी बहुत ज्यादा स्थिति हमारे यहाँ की नहीं सुधरी है। इसलिए रोजमर्रा के खाने की जरूरतें जैसे चावल, गेहूं, ज्वार इत्यादि फसलें सबसे ज्यादा उगाई जाती थी। ठीक है, जो रोज खाई जाती थी। इलाकों में प्रतिवर्ष 40 इंच या उससे ज्यादा बारिश होती थी। बारिश अच्छी होती थी पहले, अब तो बारिश बिल्कुल नहीं हो रही है, बहुत कम हो रही है। या तो कहीं बाढ़ आती है या तो कहीं बारिश बहुत ही कम होती है, नाम मात्र को होती है। तो ये चीजें थी, और उस समय सब कुछ समय से चलता था। वहां कमोवेश चावल की खेती होती थी। जहां बारिश ज्यादा होती थी तो वहां पे चावल की खेती अच्छी होती थी, धान क्योंकि पानी में ही होता है। कम और कमतर बारिश वाले इलाकों में गेहूं होता था, ज्वार होता था, बाजरा और की खेती प्रचलित रहती थी। भारतीय मानसून कृषि की रीढ़ था, आज भी है। ठीक है, आज भी मानसून पर खेती निर्भर है। अगर मानसून अच्छा नहीं होता तो खेती बेकार हो जाती है, जैसा कि आज भी है। लेकिन कुछ ऐसी फसलें भी थी जिनके लिए अतिरिक्त पानी की जरूरत होती थी। इनके लिए सिंचाई के कृत्रिम उपाय भी बनाने पड़े थे, कृत्रिम उपाय भी किए गए थे, जैसे कुआं खोदना, तालाब खोदना, इस तरीके की चीजें भी की गई थी। ठीक है, पेड़ों और खेतों की सिंचाई, बाबरनामा से लिया गया एक अंश है ये। ठीक है, जो बाबर ने लिखा था। सिंचाई के उपकरण, हिंदुस्तान के मुल्क का ज्यादातर हिस्सा मैदानी जमीन पर बसा हुआ था। हालांकि यहाँ शहर और खेती लायक जमीन की बहुतायत है, लेकिन कहीं भी बहते पानी का इंतजाम नहीं है। वे इसलिए कि फसल उगाने या बागानों के लिए पानी की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती थी। बारिश इतनी हो जाती थी कि वो सब चीजें हो जाती। शरद ऋतु की फसलें बारिश के पानी से ही पैदा हो जाती थी, थोड़ी बहुत सर्दियों में भी बारिश होती ही थी। और हैरानी की बात यह थी कि बसंत ऋतु की फसलें तो तब भी पैदा हो जाती हैं जब बारिश बिल्कुल नहीं होती। छोटे पेड़ों तक, बाल्टियों तक या रहट के जरिए पानी पहुंचाया जाता था। ठीक है, रहट वो होता था जो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। कुआं में जैसे होता था, उसमें लंबी सी रस्सी होती थी बहुत मोटी, और उसे नाड़ा पता नहीं ऐसे कुछ बोलते थे, और उसमें चमड़े का एक वो बना होता था, बाल्टी की तरह ही, मतलब थोड़ा सा आकार का। तो उससे उसे रहट बोलते थे, और दो बैल उसको खींचते थे तो वो पानी ऊपर आ जाता था। और कुएं पे ऊपर गड़ारी टाइप की कुछ लगा देते थे, तो उसके सहारे पानी की सिंचाई रहट के द्वारा भी होती थी। ठीक है, तो उसे रहट कहते हैं। ये भी बहुत पूछता है रहट क्या है। ठीक है, तो ये रहट वही होता था, इससे सिंचाई की जाती थी। और लाहौर, दीपालपुर दोनों ही आज पाकिस्तान में है। ठीक है, लाहौर तो है ही है, दीपालपुर भी पाकिस्तान में है। और ऐसी दूसरी जगहों पर लोग रहट के जरिए ही सिंचाई करते थे। यहाँ बारिश ज्यादा कम होती होगी तो वहां इस तरीके का इंतजाम किया जाता था।
वे रस्सी के दो गोलाकार फंदे बनाते हुए कुएं की गहराई के मुताबिक लंबे होते थे और इन फंदों में थोड़ी थोड़ी दूरी पर लकड़ी के गुटके लगाते थे और इन लकड़ी के गुटकों गुटकों पर जो है घड़े बांध देते थे और लकड़ी के गुटकों और घड़ों से बंधी रस्सियों को कुएं के ऊपर पहियों पे लटकाया जाता। ठीक है, पहिया, गड़ारी या पहिया बोल लीजिए आप। तो पहिए की धुरी पर एक और पहिया होता था और इस अंतिम पहिए का बैल के पहिए के जरिए इसे घुमाया जाता था, यानी बैल जो है वापस आता था तो नीचे जाता था और फिर जब दूर जाता था तो उसमें पानी भर के ऊपर आ जाता था और वहां पे एक दो लोग खड़े होते थे जो पानी को नालियों के पलट देते थे और नालियों के सहारे पानी खेतों तक पहुंचाया जाता था। तो इस पहिए के दांत के पास दूसरे पहिए के दांतों को जकड़ लेते थे और इस तरह घड़े वाला पहिया घूमने लगता था और घड़ों से पानी गिरता था और वहां एक सकरा नाला खोद दिया जाता था जो इस तरीके से हर जगह पानी पहुंचाया जाता था, नालियां बनाई जाती थी। ठीक है, ये देखिए एक चित्र भी है, आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। आगरा, चांदौर और बयाना, आज उत्तर प्रदेश में तीनों ही है ये। और ऐसे अन्य इलाकों में भी लोग बाल्टियों से सिंचाई करते हुए कुएं के किनारे पर लकड़ी के कन्ने गाड़ देते थे और इन कन्नों के बीच बेलन टिकाते थे और एक बड़ी बाल्टी में रस्सी बांधते थे। रस्सी को बेलन पर लपेटते हुए इसके दूसरे छोर को बैल से बांध देते थे और एक शख्स बैल हाँकना पड़ता था, दूसरा बाल्टी से पानी निकालता था। ये आप देख सकते हैं ये। ठीक है, ये देखिए गरारी सी बनी हुई यहाँ पे और इस तरीके से ये बैल चलते थे जैसे जैसे पानी निकलता था। और दूसरा आप रहट की संरचना देख लीजिए, ये रहट है, इसकी संरचना कैसी होती थी, इस तरीके से होती थी रस्सी से। ठीक है, खींचता था बैल तो पानी नीचे से निकलता था कुएं से। और ठीक है, आगे चलते हैं। तंबाकू का प्रसार, यह पौधा, ठीक है, तंबाकू का प्रसार, यह पौधा सबसे पहले दक्कन पहुंचा और वहां से 17वीं सदी के शुरुआती वर्षों में इसे 70 उत्तर भारत लाया गया और आइन उत्तर भारत की फसलों की सूची में तंबाकू का जिक्र नहीं मिलता, यानी जो आइन अकबरी थी उसमें नहीं मिलता तंबाकू का जिक्र। अकबर और उसके अभिजातों ने 1604 में ईस्वी में पहली बार तंबाकू देखा था। ठीक है, अकबर और उसके लोगों ने कितने कब देखा था, 1604 ईस्वी में तंबाकू देखा था। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। लगता है इसी समय तंबाकू का धूम्रपान, हुक्के या चीलम, जो हुक्के और चीलम चलते हैं, करने की लत ने जोर पकड़ा होगा, उसी टाइम की बात होगी ये। जहांगीर इस बुरी आदत के फैलने से इतना चिंतित हुआ कि उसने इस पर पाबंदी लगा दी थी। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। एक बार ये नेट के एग्जाम में आया था, मैंने देखा था। जहांगीर ने इस तंबाकू पर रोक लगाई थी और ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट है और इस पर पाबंदी इसने लगा दी थी। यह पाबंदी पूरी तरह से लेकिन बेअसर साबित हुई क्योंकि हम जानते हैं 17वीं सदी के अंत तक तंबाकू पूरे भारत में खेती और व्यापार और उपयोग की मुख्य वस्तुओं में से एक हो गया था तंबाकू। सिंचाई कार्यों को राज्य की मदद भी मिलती थी। मसलन उत्तर भारत में राज्य ने कई नहरें व नाले खुदवाए और कई पुरानी नहरों की मरम्मत करवाई, जैसे कि शाहजहां के शासनकाल के दौरान पंजाब में शाह नहर। कौन सी नहर शाहजहां के शासनकाल में? शाह नहर। ठीक है, जो मैं अंडरलाइन करूं, जो मैं बोलूं इंपॉर्टेंट है उसे जरूर ध्यान से देखें और नोट करते चलें। अच्छी तैयारी के लिए मैं आपकी बता रही हूँ। वैसे तो खेती मेहनत कसी का काम था, लेकिन किसान ऐसी तकनीकों का इस्तेमाल करते थे जो अक्सर पशु बल पर आधारित होती थी। और ऐसा एक उदाहरण लकड़ी के उस हल का भी दिया जा सकता है जिसको एक छोर पर लोहे की नुकीली सी धार या फाल लगाकर आसानी से बनाया जा सकता था, हल बनाया जाता था। ऐसे हल मिट्टी को बहुत गहरे नहीं खोदते थे, जिसके कारण तेज गर्मी के महीनों में नमी बची रहती थी। बैलों के जोड़े के सहारे हल खींचे जाते थे और जो है बर्मे का इस्तेमाल बीज बोने के लिए किया जाता था। उससे जगह बनाई जाती थी, फिर उसमें बीज बोया जाता था। लेकिन बीजों को हाथ से छिड़क कर बोने का रिवाज प्रचलित था। हाथ से छिड़कते भी थे और मैंने भी देखा है ये बचपन में खेती करते हुए ये सब चीजें। तो मिट्टी की गुड़ाई और साथ साथ निराई के लिए लकड़ी के मूठ वाले लोहे के पतले धार काम में लाए जाते थे। फसलों की भरमार, ठीक है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं यहाँ से फसलों की भरमार, और हमने इतना पढ़ लिया है। अब हम फिर नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आशा करती हूँ वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।